नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी खरगे की मोदी सरकार को चेतावनी की, होली को लेकर यूपी से बिहार तक छिड़े संग्राम की, जानेंगे पूर्व एएसआई चीफ के बड़े बयान को कि अरुणाचल प्रदेश में गहराया सांप्रदायिक विवाद, देखेंगे ओडिशा विधानसभा में क्यों हाथापाई पर उतरे बीजेपी के विधायक, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को लिखा पत्र, कहा कैसे मजबूत हो इलेक्शन प्रोसेस, सभी दलों से 30 अप्रैल तक मांगे सुझाव। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर, 2019 में पब्लिक मनी से होर्डिंग्स लगवाने का है मामला, राउज एवेन्यू कोर्ट ने एफआईआर दर्ज करने के दिए आदेश। जम्मू कश्मीर विधानसभा में बोले सीएम उमर अब्दुल्ला, कहा हमने आम लोगों का बोझ कम करने की पूरी कोशिश की। शेयर बाजार में मिला जुला रहा कारोबार, 12 अंकों की गिरावट के साथ 74,102 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 33 अंकों की बढ़त के साथ 22,497 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद में आज जमकर बवाल मचा। लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों में विपक्ष ने सरकार पर तीखे हमले किए। विपक्ष की तरफ से दोनों ही सदनों में सरकार के खिलाफ कई स्थगन प्रस्ताव भी दिए गए, लेकिन विपक्ष के सभी प्रस्तावों को खारिज कर दिया गया। विपक्ष का दावा है कि सरकार डरी हुई है, इसलिए वो चर्चा नहीं चाहती। तो क्यों विपक्ष के तेवरों से संसद में डरी दिखाई दे रही है सरकार? जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। नई शिक्षा नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के बयान पर संसद में दूसरे दिन भी जोरदार टकराव दिखाई दिया। नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंत्री के बयान की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यहाँ तानाशाही चल रही है। इस पर जब चेयर की तरफ से उन्हें रोका गया तो खड़गे ने कहा कि क्या क्या ठोकना है, हम ठीक से ठोकेंगे, सरकार को ठोकेंगे। जेपी नड्डा ने खड़गे के बयान की निंदा करते हुए माफी की मांग की, लेकिन खड़गे ने साफ कह दिया कि उनका बयान आसन के लिए नहीं बल्कि सरकार के लिए है और वो सरकार से माफी नहीं मांगेंगे। अगर आसन को कुछ गलत लगा है तो माफी को तैयार है। इससे पहले राज्यसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो उपसभापति हरिवंश ने मोदी सरकार के मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को एक सवाल का जवाब देने के लिए कहा, लेकिन बिट्टू सदन में ही मौजूद नहीं थे। उपसभापति ने कहा कि जेपी नड्डा कह रहे थे कि विपक्ष के सारे नेताओं को रूल्स ऑफ प्रोसीजर की ट्रेनिंग देनी चाहिए। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप ट्रेनिंग क्यों नहीं लेते हैं? आपके लोग सदन में समय से क्यों नहीं आते हैं? ये शर्म की बात है। राज्यसभा में खड़गे ने सरकार को घेरा तो लोकसभा में गौरव गोगोई ने मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाए। गोगोई ने मणिपुर हिंसा पर बोलते हुए कहा कि पीएम ना तो संसद में आते हैं और ना ही मणिपुर जाते हैं। गौरव गोगोई ने अमेरिकी टैरिफ का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने कहा कि टैरिफ लगाने से हमारे किसानों को नुकसान होगा। पीएम मोदी को इस पर जवाब देना चाहिए। गौरव गोगोई के तीखे हमले से सत्ता पक्ष तिलमिला गया। जवाब में निर्मला सीतारमण ने गोगोई पर पीएम मोदी के अपमान का आरोप लगा दिया, जिसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी तकरार देखने को मिली। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि जो मुद्दा उठाया जा रहा है वो इस समय विषय नहीं है, ये सदन नियमों के अनुसार चलेगा। संसद में विपक्ष के तेवरों से सरकार डरी दिखाई दे रही है और इस डर का असर त्योहारों पर भी दिख रहा है, जिसे बीजेपी के नेता सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे देश में हर त्योहार को सौहार्दपूर्ण तरीके से मनाने की परंपरा है। कहीं होली के रंग है तो कहीं रमजान में रौनक दिखती है, लेकिन इस बार होली और रमजान का जुमा एक ही दिन पड़ रहा है और इसे लेकर सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की कोशिश भी हो रही है। भारत में इस बार दो त्योहार होली और रमजान का जुमा एक ही दिन पड़ रहे हैं। ऐसे में कयास तो यही लगाए जा रहे थे कि एक साथ हिंदू मुस्लिम समुदाय के लोग अपने अपने रिवाजों के मुताबिक ये त्योहार मनाएंगे, लेकिन ये विवाद का मुद्दा बन गया है। सियासी गलियारों में इसे लेकर जबरदस्त बयानबाजी देखी जा रही है, खासकर बीजेपी शासित राज्यों में। कहीं पर अगर नमाज का समय बढ़ाने की मांग की जा रही है तो कुछ राज्यों में तो नेताओं की तरफ से ही दो टूक कहा जा रहा है कि नमाज घर में अदा की जाए। प्रमुख तौर पर उत्तर प्रदेश में तीखी बयानबाजी हो रही है। संभल से लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक होली और जुमे पर खींचतान के बीच बीजेपी नेताओं की मांग है कि जुम्मे की नमाज तो साल में कई बार आती है, लेकिन होली का त्योहार सिर्फ एक बार मनाया जाएगा, इसलिए मुस्लिम पक्ष को समझौता करते हुए घर में ही नमाज अदा कर लेनी चाहिए। यहाँ तक कि योगी सरकार के मंत्री रघुराज सिंह ने ये तक कह दिया कि होली के रंग से जिसे भी ज्यादा दिक्कत हो रही है वो तिरपाल का हिजाब पहन ले। जैसे मुस्लिम महिलाएं हिजाब पहनती हैं, पुरुष भी हिजाब पहन ले। ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। मध्य प्रदेश में भी होली बनाम जुमे की नमाज का मुद्दा गूंज रहा है। हिंदू पक्ष की तरफ से यहाँ भी अपील कर दी गई कि जिन्हें भी रंगों से परहेज है वो बाहर ही ना निकले।
तो दूसरी तरफ मुस्लिम पक्ष दलील दे रहे हैं कि जब भाईचारे के साथ त्योहार मनाना है तो साथ मिलकर वो भी मनाया जा सकता है। वहीं बिहार में बीजेपी नेता हरिभूषण ठाकुर का बयान चर्चा का विषय बना हुआ है। उनका कहना है कि मैं मुसलमानों से अपील करना चाहता हूं कि उन्हें हिंदुओं को त्योहार मनाने देना चाहिए और अगर उन पर रंग लग जाए तो उन्हें बुरा नहीं मानना चाहिए। अगर उन्हें इससे कोई दिक्कत हो तो उन्हें घरों में ही रहना चाहिए। बीजेपी नेता के इस बयान को लेकर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव और जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने बीजेपी को आड़े हाथों ले लिया। तेजस्वी ने कहा कि उनके रहते मुसलमानों को कोई हाथ नहीं लगा सकता। इन घटनाक्रमों को देखते हुए देश में सांप्रदायिक तनाव बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। सवाल सरकार के रवैये पर भी उठ रहे हैं। होली को लेकर यूपी से बिहार तक संग्राम छिड़ा हुआ है तो उत्तर प्रदेश में हर जगह विवाद देखने को मिल रहा है। मस्जिदों में मंदिर होने का दावा किया जा रहा है तो वहीं अब होली और रमजान को लेकर योगी सरकार के मंत्रियों के भी लगातार विवादित बयान सामने आ रहे हैं। इस बीच पूर्व एएसआई चीफ ने बड़ी चेतावनी दे दी है जिससे सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बढ़ते तनाव के बीच आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया के पूर्व डायरेक्टर के मोहम्मद का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हम हर मस्जिद में मंदिर ढूंढने की कोशिश करेंगे तो सिविल वॉर शुरू हो सकता है और भारत की स्थिति अफगानिस्तान और इजराइल जैसे हो सकती है जो देश के लिए सही नहीं होगा। पूर्व एएसआई चीफ ने आगे कहा कि साक्ष्यों के आधार से साफ है कि कई मस्जिदों का निर्माण मंदिरों के ऊपर किया गया है। कई बार इसके साक्ष्य मिल चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं कि हम हर मंदिर में मस्जिद की तलाश करें। अगर ऐसा करते हैं तो इससे विवाद और अशांति के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। इसीलिए जरूरी है कि ऐसे विवादों को बैठकर सुलझाना चाहिए। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान ये बयान दिया। इससे पहले के मोहम्मद ने काशी मथुरा को लेकर चल रहे विवाद को लेकर भी बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुसलमान बड़ा दिल दिखाएं, काशी मथुरा को हिंदुओं को सौंप दें और अब उन्होंने संभल को लेकर जो बयान दिया उससे सरकार घिरती दिखाई दे रही है। जब पूर्व एएसआई चीफ ही इस तरह के बयान दे रहे हैं, सिविल वॉर की चेतावनी दे रहे हैं, तो ये बात सरकार को समझ में क्यों नहीं आ रही है, बल्कि उनके मंत्री भड़काऊ बयान दे रहे हैं। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि सरकार इस तनाव को खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम कब उठाएगी। यूपी में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है और अब इसकी जांच पूर्वोत्तर तक पहुंच गई है। अरुणाचल प्रदेश में 1978 के धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम को लेकर विवाद गहराता जा रहा है और अब मामले में वनवासी कल्याण आश्रम ने केंद्र सरकार से बड़ी मांग कर दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर पहले से ही हिंसाग्रस्त है और अब अरुणाचल प्रदेश भी सांप्रदायिक टकराव की चपेट में आ गया है। यह मामला 1978 के कानून से जुड़ा हुआ है। देश में बढ़ते धर्म परिवर्तन के केसेस को देखते हुए पीके थुंगन के नेतृत्व में अरुणाचल प्रदेश की तत्कालीन सरकार धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम लाई थी। वैसे तो यह अधिनियम लालच या दबाव में आकर धर्मांतरण रोकने और स्थानीय जनजातियों की संस्कृति की रक्षा के उद्देश्य से बनाया गया था, लेकिन 47 साल बाद भी इस कानून के नियम नहीं बनाए जा सके हैं। जबकि 30 सितंबर 2024 को गुवाहाटी हाई कोर्ट ने भी राज्य सरकार को आदेश दिया था कि 6 महीनों के अंदर इस कानून को लागू करने के लिए नियम अधिसूचित करें, लेकिन अब तक इस कानून का लागू न होना राज्य सरकार की बड़ी विफलता बताई जा रही है। लेकिन सरकार के सामने भी कई चुनौतियां हैं। ईसाई संगठन लगातार इस कानून का विरोध कर रहे हैं, कभी सड़कों पर प्रदर्शन तो कभी सरकार का घेराव। ईसाई प्रदर्शनकारियों का कहना है कि ये कानून उनके धार्मिक अधिकारों पर हमला करता है और सरकार इसे लागू ना करे। अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम यानी ACF नामक संगठन का दावा है कि ये कानून ईसाई समुदाय को लक्ष्य बनाकर लागू किया जाएगा। इससे राज्य की लगभग 1/3 ईसाई जनसंख्या को नुकसान हो सकता है। वहीं राज्य में विपक्षी दल कांग्रेस ने भी ईसाई संगठनों का समर्थन किया है और कहा है कि सरकार ये कानून लागू करके जबरदस्ती बवाल खड़ा करना चाहती है। ऐसे में प्रदेश की बीजेपी सरकार के लिए इस कानून को लागू करना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। इस बीच अब वनवासी कल्याण आश्रम ने केंद्र सरकार से मामले में हस्तक्षेप की मांग की है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपील की कि वो स्थिति को और बिगड़ने से रोकें और राज्य सरकार को संवैधानिक विफलता से बचाएं। अब प्रदेश में ये कानून लागू होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अरुणाचल प्रदेश में टकराव बढ़ता जा रहा है तो ऐसे ही कुछ हालात ओडिशा विधानसभा में भी देखने को मिले, जहां विधानसभा में उस समय विरोध के हालात पैदा हो गए जब सत्तारूढ़ बीजेपी और विपक्षी कांग्रेस के सदस्यों के बीच सदन के वेल में हाथापाई हो गई। इसकी वजह से कार्यवाही कई बार स्थगित करनी पड़ी। तो क्यों हुआ विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। ओडिशा के विधानसभा में आज जबरदस्त टकराव देखने को मिला। विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस विधायकों के बीच हुई तीखी नोकझोंक हाथापाई में बदल गई। मामला बढ़ता देख विधानसभा अध्यक्ष सुरमा पाड़ी ने सदन की कार्यवाही को स्थगित कर दिया।
दरअसल विधानसभा में प्रश्नकाल चल रहा था। इसी दौरान राज्य के शहरी विकास मंत्री केसी महापात्रा और कांग्रेस विधायक बहिनीपति के बीच विवाद की स्थिति बन गई, जो हाथापाई में बदल गई। बहिनीपति का आरोप है कि बीजेपी के विधायक जय नारायण मिश्रा ने उनके शर्ट का कॉलर पकड़ा और धक्का दिया, जबकि वो मंत्री महापात्रा से हाथ जोड़कर जवाब न देने का निवेदन कर रहे थे। इस घटना के तुरंत बाद सत्ता पक्ष के अन्य सदस्य भी सदन के बेल में आ गए और वहां मौजूद कांग्रेस विधायकों के साथ हाथापाई करने लगे। इस दौरान सदन में जमकर नारेबाजी भी हुई। सदन के अंदर अराजकता की स्थिति को देखते हुए स्पीकर सुरमा पाढ़ी ने पहले दोपहर तक कार्यवाही स्थगित की, फिर बाद में 3 बार और स्थगित कर दी। बीजेपी और कांग्रेस के विधायक जब एक दूसरे को धक्का दे रहे थे तो बीजेडी के सदस्य खामोश बैठे रहे। बता दें कि विपक्षी बीजेडी और कांग्रेस विधायक अलग अलग मुद्दों पर विरोध कर रहे थे। बीजू जनता दल के विधायकों ने जहां मिश्रा की टिप्पणी पर मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी से बयान की मांग की, जिसमें उन्होंने साल 1936 में ओडिशा में तत्कालीन कौशल के विलय को ऐतिहासिक भूल बताया था। वहीं कांग्रेस विधायकों की ओर से राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कथित वृद्धि पर विरोध जताया जा रहा है। विधानसभा में जमकर बवाल देखा गया तो महाराष्ट्र में भी विपक्ष सरकार पर हमलावर है। महाराष्ट्र की महायुति सरकार ने शिंदे सरकार के वक्त शुरू की गई कई योजनाओं को बंद करने का फैसला लिया है। ऐसे में शिंदे सरकार के वक्त की कई योजनाओं पर काले बादल मंडरा रहे हैं। इस फैसले की वजह सरकारी खजाने पर पड़ने वाले भार को बताया गया है। महायुति के इस फैसले से राज्य का सियासी पारा गरमाने की आशंका है। महाराष्ट्र में महायुति की सरकार बनने के साथ ही एकनाथ शिंदे का कद कम करने की कोशिशें जारी हैं। पहले तो उन्हें मन मुताबिक मंत्रालय नहीं मिला, उनके करीबियों को तमाम सरकारी पदों से हटाया गया और अब शिंदे सरकार के वक्त में शुरू की गई कई योजनाओं को बंद किए जाने की खबर सामने आई है। इसकी वजह राज्य सरकार के खजाने में पैसों की कमी को बताया जा रहा है। इन योजनाओं में आनंदचा राशन योजना, 10 रुपए की शिव भोजन थाली योजना, बाला साहेब दवाखाना योजना और वरिष्ठ नागरिकों के लिए तीर्थ यात्रा योजना शामिल है। इन योजनाओं का ऐलान शिंदे सरकार के कार्यकाल के दौरान लोकसभा और विधानसभा चुनावों से पहले किया गया था। हालांकि चुनाव जीतने के बाद महागठबंधन सरकार ने इनकी समीक्षा की और राज्य के वित्तीय खजाने पर दबाव को देखते हुए संकेत है कि ये केवल कागजों तक ही सीमित रहेंगे। विशेष तौर पर आनंदचा सिद्ध योजना, जिसे दशहरा, दिवाली, गणेशोत्सव, गुड़ी पड़वा और शिव जयंती जैसे प्रमुख त्योहारों के दौरान लागू किया गया था, उसको इस साल फंड ही नहीं मिला है। इसी तरह पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शुरू की गई 10 रुपए की शिव भोजन थाली योजना को एकनाथ शिंदे सरकार ने जारी रखा था। हालांकि इस योजना के लिए भी इस बार कोई फंड अलॉट नहीं हुआ है, इसलिए मुमकिन है कि राज्य में कई जगहों पर शिव भोजन केंद्र बंद हो जाएंगे। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए निःशुल्क तीर्थ यात्रा योजना भी बंद होने की कगार पर है। इस योजना के लिए भी बजट में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए इस योजना के भी बंद होने की संभावना है। ऐसे में शिंदे सरकार की योजनाओं को पैसे नहीं मिलने से राज्य में राजनीतिक माहौल गरमाने के आसार हैं। शिंदे सरकार की कई योजनाओं पर काले बादल मंडरा रही हैं। एनडीए में फूट की खबरें लगातार सामने आ रही हैं और अब एक ऐसी ही बड़ी खबर पाकिस्तान से भी सामने आई है। पाकिस्तान में एक ट्रेन को ही हाईजैक कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस ट्रेन को हाईजैक किया गया उसकी सुरक्षा के लिए सेना के जवान भी तैनात थे। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में एक यात्री ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया है। इस ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार हैं। ट्रेन हाईजैक करने की जिम्मेदारी बलूचिस्तान के अलगाववादी गुट बीएलए ने ली है। ट्रेन को हाईजैक करने से पहले बीएलए के लड़ाकों ने रेल पटरी को उखाड़ दिया, जिस कारण से ट्रेन को रोकना पड़ा और जैसे ही ट्रेन रुकी उस पर बीएलए ने कब्जा कर लिया। गुट का कहना है कि ट्रेन को हाईजैक करने की कोशिश का विरोध करने पर पाकिस्तानी सेना के 6 जवानों की भी जान ले ली गई है। हाईजैक हुई ट्रेन पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिमी बलूचिस्तान प्रांत के क्वेटा से खैबर पख्तूनख्वा के पेशावर जा रही थी और तभी उस पर हमला हो गया। पाक अखबार डॉन के मुताबिक रेलवे नियंत्रक मोहम्मद काशिफ ने बताया कि 9 डिब्बों वाली इस ट्रेन में करीब 500 यात्री सवार थे, जिनमें महिला, बच्चों और बलूच लोगों को छोड़ देने का दावा किया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि 100 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया गया है। वहीं बंधकों की सही संख्या का अभी भी पता नहीं चल सका है। विद्रोही संगठन का कहना है कि अगर सेना की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है तो वो सभी बंधकों की जान ले लेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हथियारबंद लोगों ने जाफर एक्सप्रेस नाम की इस ट्रेन को बलूचिस्तान में टनल 8 पर रोक रखा है। लंबे समय से बलूचिस्तान में पाकिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ रहे गुट बलूच लिबरेशन आर्मी ने ट्रेन को हाईजैक करने के बाद जारी बयान में कहा कि बंधकों में पाकिस्तानी सेना के जवान और सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य शामिल हैं। इस बीच पाकिस्तान की सेना की तरफ से पलटवार की तैयारी की जा रही है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर।
उत्तर प्रदेश के एक मंत्री ने कहा कि जिन्हें होली के रंगों से दिक्कत हो वो हिजाब पहन लें, क्योंकि हम तो आप ही के ऊपर रंग डालेंगे। आप अपना बचाव जैसे भी कर सकते हो कर लीजिए। पहले ये हुआ करता था कि जो लोग ज़बरदस्ती किसी के ऊपर रंग डाला करते थे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती थी, लेकिन अब तो ये आलम है कि जो कोई भी रंग डालने का विरोध करेगा उसी के ऊपर कार्रवाई हो जाएगी, क्योंकि ये अमृत काल है। और फिर चूँकि चुनाव आने ही वाले हैं यूपी में, इसलिए होली से ज़्यादा सियासत का रंग ज़्यादा फिजा में दिखाई देगा। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।